ओके गाइस, तो आज है डे 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से 30 पे ही डिस्कस कर पाया था, तो जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ था वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक गाइस सेम रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 गाइस आपको गिवन है, एक यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम से आपको बताना है कि जो क्लोथिंग है वो कौन सी गुड है, नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड बट नॉट ए गिफन गुड या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइस आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए पॉइंट में है कंज्यूमर की, ये इनिशियल पॉइंट है। तो जैसे ही कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हुआ वैसे ही उसका बजट लाइन शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड और कंज्यूमर गाइस इस पॉइंट पे मूव कर गया, बी पॉइंट पे। तो जैसे ही इनकम डिक्रीज हुआ कंज्यूमर का जो डिमांड था ना क्लोथिंग का, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमें पता है कि जब अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है और उस वक्त अगर आपका डिमांड भी इंक्रीज हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड। सिमिलरली अगर आपका इनकम डिक्रीज होगा और डिमांड भी डिक्रीज होगा तो उस वक्त हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड। तो ये हमारा कौन सा गुड हो जाएगा, नॉर्मल गुड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आपको सारे डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि नॉर्मल गुड किसको बोलते हैं, इंफीरियर गुड किसको बोलते हैं, गिवन गुड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड गाइस आपका इनकम से रिलेटेड होता है। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है और वैसे ही अगर आपका डिमांड भी बढ़े तो वो आपका नॉर्मल गुड होता है। सिमिलरली उसका उल्टा भी अगर लेंगे तब भी वो नॉर्मल गुड ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गाइस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। आपको गिवन है कि रशियन गवर्नमेंट्स वांट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वोडका। A 100 ruble tax on each bottle purchase may reduce the consumption of vodka under which circumstances? तो यहाँ पे आपको गाइस 5 ऑप्शन गिवन है कि वोडका इज एन इंफीरियर गुड या फिर नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम दिस टैक्स आर रिबेटेड टू कंज्यूमर एंड सिमिलरली आपको ऑप्शन नंबर डी आपको गिवन है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट चाहता है कि भाई जो वोडका का कंजम्पशन है ना, जो वोडका का कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो उस इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट इस वोडका पे क्या लगाता है, टैक्स। और गाइस जैसे ही टैक्स इम्पोज होगा तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली है कि भाई इसका कंजम्पशन घट जाएगा, अगर ये गुड नॉर्मल होगा तब। और गाइस जब प्राइस इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी घट गया, वही चीज तो यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई इसके कंजम्पशन घटना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई वोडका को नॉर्मल गुड होना पड़ेगा। बी तो गाइस आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पे गाइस मूव करूं कि ये इंफीरियर भी हो सकता है, लेकिन जो टैक्स हम कलेक्ट किए ना वो टैक्स जो है कंज्यूमर को देना होगा, जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसका कंजम्पशन क्या हो गया, इसका इनकम क्या हो गया, घट गया, इनकम घट गया। अगर मैं गाइस इसके डेफिनेशन पे जाऊं इंफीरियर गुड का, तो इंफीरियर गुड का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर गुड का कंजम्पशन घटता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपका इनकम डिक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इंफीरियर कि भाई उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई उसके इनकम को इंक्रीज करना होगा। तो उसके इनकम को गाइज हम लोग इंक्रीज कब कर सकते हैं, जब जो टैक्स का जो पैसा है वो टैक्स का पैसा जब हम कंज्यूमर को दे देंगे तो उसका इनकम बढ़ जाएगा, और जैसे ही उसका इनकम बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और वही तो हमारा मोटिव है कि भाई क्वांटिटी को कम करना है, कंजम्पशन को कम करना है। तो इसका मतलब है कि भाई वोडका जो है ना इस केस में इंफीरियर गुड भी बन सकता है, लेकिन जो टैक्स हम कलेक्ट किए ना भाई वो टैक्स हमें कंज्यूमर को देना होगा। और जैसे ही कंज्यूमर को मिलेगा उसका इनकम इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इनकम इंक्रीज होगा तो भाई कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंफीरियर। तो गाइस ये दोनों सही होगा, बी एज वेल एज सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। 33 आपको गिवन है कि सपोज द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस एंड यू व्यू राइस एज ए इंफीरियर गुड। तो राइस आपके लिए क्या है? इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड गाइस हमें पता है कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो इसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिजल्ट इन अ, गाइस मैंने आपको बताया था ना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है हर एक गुड्स के लिए, चाहे वो आपका नॉर्मल गुड्स रहे, इंफीरियर गुड्स रहे, गिफन गुड रहे, वेबलन गुड रहे, कोई सा भी गुड रहे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो गाइज यहाँ पे आपका नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, बट ऑप्शन ए और बी में आपका पॉजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। फाइन, ओके। और गाइज इंफीरियर इफेक्ट्स, सॉरी इनकम इफेक्ट लीड्स टू डैश चेंज इन प्राइस कंजम्पशन। ओके, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा? तो इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने इसका गाइज डायग्राम भी बताया था पिछले वाले लेक्चर्स पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका इंफीरियर गुड का गाइस केस है। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये जो मूवमेंट है ना फ्रॉम बी टू सी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गाइस इस डायरेक्शन में है और इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है इन द केस ऑफ इंफीरियर। तो इनकम इफेक्ट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गाइस अगर आपको डायग्राम पता है ना तो यू कैन सॉल्व। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे गाइस जहाँ पे भी डायग्राम की नीड होती है मैं वहाँ पे आपको डायग्राम देता हूँ, क्योंकि डायग्राम के थ्रू से गाइस आपको जल्दी समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। तो एक चीज़ गाइस आपको याद रखना है कि इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। आप डायग्राम के थ्रू इसको देख सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है कि यू कंज्यूम गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स आपका है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और गुड वाई है आपका वर्टिकल एक्सिस पे। योर इंडिफरेंस कर्व आर वर्टिकल लाइन। इंडिफरेंस कर्व क्या है? हमारा वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। यू डू नॉट गेन एनी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन वाई, और बिल्कुल सही है। वर्टिकल का मतलब है कि हमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रहा है जब हम वाई को कंज्यूम करेंगे। तो इस केस में अगर प्राइसेस ऑफ एक्स अगर डिक्लाइन होगा तो एक्स का कंजम्पशन गाइस चेंज होगा। तो चेंज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स इज इंटायरली इम्पोज्ड ऑफ व्हाट? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गिवन इफेक्ट या फिर इंडिपेंडेंट गुड इफेक्ट। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स को ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि भाई अगर वो वाई को कंज्यूम करता है तो इसे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आपको गिवन है। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ गुड एक्स का, तो गाइस इसका परचेजिंग पावर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, मतलब इसके पास इनकम अब ज्यादा हो गया। तो अब ये कंज्यूमर ज्यादा एक्स को कंज्यूम करेगा ड्यू टू इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। इनकम इफेक्ट के कारण कंजम्पशन ऑफ एक्स विल इंक्रीज व्हेन द प्राइसेस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों गाइस? क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होगा कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, और जैसे ही कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो भाई कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये परचेजिंग पावर क्यों इंक्रीज हुआ? ड्यू टू रिलेटिवली राइज इन इनकम, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। आपको गिवन है कि व्हेन अ गुड इज प्राइस इन इलास्टिक, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द गुड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है गाइज। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्राइस 20% से चेंज हुआ ना तो आपका डिमांड गाइज बहुत ही कम से चेंज होगा। मतलब कि आपका डिमांड ओनली 1% या 2% से चेंज होगा। मतलब कि प्राइस गाइस काफी ज्यादा से चेंज हो रहा है बट आपका डिमांड बहुत ही कम से चेंज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनइलास्टिक, ठीक है। और गाइस हमें फॉर्मूला भी पता है ना कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस
तो मैंने आपको क्या बोला कि इसका प्राइस काफ़ी से चेंज होगा, काफ़ी हायर अमाउंट से चेंज होगा। लेट्स से कि भाई मेरा प्राइस 20% से चेंज हुआ, बट डिमांड जो है ना गाइस बहुत ही कम होगा, 20% से कम होगा, चाहे वो 2%, 5%, तो लेट सपोज कि 5%। तो गाइस अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/4, जो कि लेस देन 1 है। और हमें पता भी है कि अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होता है तो वो हमारा इनइलास्टिक बनता है, ठीक है। तो गाइस इस केस में आपको बताना है कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है ना ऑन द गुड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, फाइन, ठीक है। तो आपको गिवन है कि भाई ये हमारा इनइलास्टिक केस है। तो क्या हुआ कि भाई प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो गाइस कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई ये इनइलास्टिक गुड है, मतलब कि भाई ये हमारी नेसेसिटी गुड है। तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे गाइस सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट क्या हो गया हमारा इनइलास्टिक गुड है, मेडिसिन इनइलास्टिक गुड है। तो अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो भाई कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा ड्यू टू इनइलास्टिक। अगर गाइस इलास्टिक होता तो कंज्यूमर के पास गाइस एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई वो दूसरे जगह शिफ्ट कर सकता है ड्यू टू इलास्टिक। तो उस केस में गाइस कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर घटेगा, बट यहाँ पे इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक में कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना पड़ेगा चाहे प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आप इस चीज को नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि अगर गुड हमारा इनइलास्टिक है तो उस केस में अगर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो भाई कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a recent article, two economists estimated that 37.5% increase in price that would result from a 75% tax increase on cigarettes would lead to decrease in smoking among college students of 30%. तो जैसे ही गाइस 75% का टैक्स लगा वैसे ही हमारा डिमांड कम हो गया 30%। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कि जो प्राइस है ना वो इंक्रीज ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो प्राइसेस चेंज हुआ कितना से 37.5% से, जब उस पर 75% का टैक्स लगा, बट डिमांड गाइज ओनली 30% से ही डिक्रीज हुआ। तो इसका रेशियो गाइज अभी भी लेस देन 1 है। तो हमें पता है ना कि जब रेशियो अगर लेस देन 1 होगा तो भाई वो हमारा क्या होगा इनइलास्टिक होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तब हमारा क्या बनता इलास्टिक बनता, और इक्वल टू 1 होता तो ये हमारा यूनिट इलास्टिक बनता। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ प्राइस इनइलास्टिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। The price elasticity of demand is constant along the entire length of linear demand curve. Statement 2. The price elasticity of demand is the special name that economists give to a slope of the demand curve. Guys, हमें पता है ना कि डिमांड कर्व में गाइस हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू अलग अलग होता है। हाँ, ये कांस्टेंट नहीं होता गाइस। जैसे ये वाला मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम मिड पॉइंट के राइट हैंड साइड में गाइस अगर ऊपर वाले साइड पे जाएंगे तो इलास्टिसिटी वैल्यू हमारा इंक्रीज होता है, और अगर हम डाउनवर्ड पे मूव करेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी वैल्यू डिक्रीज होता है। तो हर एक पॉइंट पे गाइस उसका इलास्टिसिटी वैल्यू अलग अलग होता है, बट आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई वो कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल रॉन्ग है। सिमिलरली गाइस अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यहाँ पे गिवन है कि भाई जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना ऑफ डिमांड इज ए स्पेशल नेम दैट इकोनॉमिस्ट गिव टू अ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। गाइस ये भी तो बिल्कुल गलत है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक स्पेशल नेम इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया कि भाई वो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी गाइस हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, तो हम ये चीज नहीं कर सकते कि भाई जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है, बिल्कुल नहीं, ठीक है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट गाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि डिमांड कर्व पे हर एक पॉइंट पे गाइज इसका इलास्टिसिटी वैल्यू डिफरेंट होता है। अगर हम मिड पॉइंट के ऊपर साइड में मूव करेंगे तो उसके इलास्टिसिटी वैल्यू इंक्रीज होगा, और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके गाइज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक, गाइज मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना कि इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक के केस में क्या होता है कि अगर आपका प्राइस 20% से चेंज हो रहा है तो आपका डिमांड बहुत ही कम से फ्लैक्चुएट होगा, बहुत ही कम से फ्लैक्चुएट होगा, ठीक है। फाइन। एंड इंक्रीजिंग इन इट्स प्राइस, तो गाइज अगर प्राइस बढ़ेगा विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इन इलास्टिक के केस में गाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर के पास। अगर इलास्टिक होता, गाइज नाम से ही मालूम चला ना कि इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब कि वो फ्लैक्सिबल है, कंज्यूमर शिफ्ट कर सकता है कहीं दूसरे जगह। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड गाइज घट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई वो इलास्टिक है। बट यहाँ पे इन इलास्टिक है, मतलब कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और गाइज कंज्यूमर के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो चाहे अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाए ना तो कंज्यूमर को वो गुड खरीदना होगा, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और गाइज ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया है, डिफरेंट पीएचडीज एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज, ठीक है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन इट्स प्राइस। तो गाइस मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर प्राइस आपका चेंज हो रहा है 20% से बट डिमांड काफी कम हो रहा है, देन उस केस में गाइस वो हमारा इनइलास्टिक बनता था। बट अगर डिमांड अगर चेंज ही नहीं होगा, चाहे प्राइस कितना से भी चेंज हो जाए, डिमांड या फिर सप्लाई अगर हमारा चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा तो उसका मतलब है कि भाई वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। गॉट इट? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस चाहे हमारा कितना परसेंटेज से भी चेंज हो जाए, बट अगर सप्लाई सेम रहा तो इसका मतलब है कि वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। आपको गिवन है कि इफ यू बाय अ प्रोडक्ट विच नाउ बिकम सब्जेक्ट टू टैक्स, तो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस पर टैक्स लग गया, ठीक है। यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अवॉइड द टैक्स एंड द सेलर बियर विद अ लार्जर पार्ट, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई सेलर को ये टैक्स लगे, हमको ना देना पड़े, मतलब कंज्यूमर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये टैक्स जो है सेलर पे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। फाइन। सेलर बियर विद अ लार्जर पार्ट इफ योर डिमांड इज इलास्टिक। अगर आपका डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब है कि भाई फ्लेक्सिबल, कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, कब, जब आपका टैक्स लग जाएगा, तो कहीं जाहिर सी बात है अगर किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा तो भाई उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि भाई हम इलास्टिक है, तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप शिफ्ट कर जाओगे डिफरेंट गुड पे, ठीक है। तो अब सारा का सारा बर्डन गाइस किस पे आ गया, सेलर पे आ गया, कि भाई सेलर को देना होगा जो सप्लाई कर रहा है। वाइल द सेलर सप्लाई इज एन इनइलास्टिक, तो बिल्कुल सही है कि ये टैक्स गाइस सप्लायर को देना होगा, कब, जब सप्लायर इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक का मतलब कि भाई सप्लायर के पास कोई भी अदर ऑप्शंस अब नहीं है, अगर उस पर टैक्स लगा है तो भाई उसको देना पड़ेगा, यही तो होता है इनइलास्टिक का मतलब। बट इलास्टिक का मतलब है कि भाई वो शिफ्ट कर सकता है वो, ओके। तो गाइस स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। और जो टैक्स लगता है ना सॉल्ट पे, इज लाइकली टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, गाइस बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉल्ट हमारा नेसेसिटी गुड है,
इन इलास्टिक गुड है, तो इन इलास्टिक के गुड में गाइस अगर उस पर टैक्स लगती भी है तो भाई वो कंज्यूमर को देना होगा सारा का सारा टैक्स। क्यों? क्योंकि वो इन इलास्टिक है। तो गाइस ये भी सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट हो जाएगा। सिंपल गाइस। तो इसीलिए गाइस आपको इन इलास्टिक और इलास्टिक का नॉलेज पूरा परफेक्टली होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप नोट पॉइंट बना के गाइस लिख लेना कि इन इलास्टिक का मतलब है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो तो भाई कंज्यूमर के पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो हमारा कंज्यूमर हो या फिर सप्लायर हो। तो अगर टैक्स की बात हो तो भाई सप्लायर को देना होगा टैक्स, अगर प्राइस की बात हो तो भाई कंज्यूमर को देना होगा प्राइस, सिंपल। और इलास्टिक जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, वो शिफ्ट कर ओके, मतलब वो शिफ्ट कर जाएगा। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। आपको यहाँ पे गिवन है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक वुड बी व्हाट? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर कैनॉट बी डिफाइन। गाइस यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, मतलब आपको यहाँ पे दो गुड गिवन है, एक गुड है पेप्सी और दूसरा है कोक, ठीक है। ओके, तो गाइस ये जो दोनों गुड है सब्स्टिट्यूट गुड है ना, कि अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज होगा तो भाई इसका डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखूं तो परसेंटेज चेंज इन पेप्सी इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कोक, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कोक। तो अगर इसके प्राइस इंक्रीज होगा तो भाई इसका डिमांड क्या होगा? चेंज होगा। तो ये हमारा क्या पॉजिटिवली रिलेटेड है। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी बोल सकते हो ना कि भाई इसके प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है ना, दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुड सब्स्टिट्यूट होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड का गाइस जो क्रॉस इलास्टिसिटी वैल्यू है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 43 आपको गिवन है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन। ये जो सप्लाई कर्व है ना वो शिफ्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, या फिर इन्वेंशंस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस कमोडिटी। तो इसमें से गाइस कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो गाइस हमें पता है ना कि डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। तो सप्लाई कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ता है वैसे वैसे जो सप्लायर है वो ज़्यादा सप्लाई करता है। तो ये शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट का मतलब है कि चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। शिफ्ट कब होगा? जब अदर देन प्राइस, क्योंकि ये वाई एक्सिस में क्या प्राइस है, तो जो भी फैक्टर अदर देन प्राइस होगा ना वही सप्लायर दिस सप्लाई कर्व को इफेक्ट करेगा, मतलब वो शिफ्ट करेगा, ठीक है, अदर देन प्राइस। तो गाइस ये यहाँ पे तो आपको गिवन है कि भाई ये तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये तो नहीं होगा। अदर देन दिस, तो अदर देन दिस आपका क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, मतलब फैक्टर जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो ये तो गाइस आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो इफेक्ट करेगा। सिमिलरली टेक्नोलॉजी गाइस, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगा तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, तो इसका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी सही होगा। इन्वेंशंस ऑफ रॉ मटेरियल की गाइस अगर इन्वेंशंस होगा तो इस केस में भी गाइस वो शिफ्ट होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि सप्लायर कर्व कब शिफ्ट होगा? जब अदर देन प्राइस होगा। कोई भी फैक्टर है अदर देन प्राइस अगर आपको गिवन है तो वो सारे फैक्टर्स उस सप्लाई कर्व को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका गाइस ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें भी नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि सप्लाई कर्व तब शिफ्ट होगा जब अदर देन प्राइस कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 44 आपको गिवन है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन
चेंज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व में कर, मतलब कि ये आपको सप्लाई कर्व है तो ये चेंज हो रहा है, मतलब कि वो स्टीपर या फ्लैटर, ठीक है, लाइक स्टीपर या फिर वो फ्लैटर की बात हो रही है। तो गाइस ये स्टीपर और फ्लैटर कब होता है? जब प्राइस चेंज होता है इस पर्टिकुलर गुड्स का, इस पर्टिकुलर गुड्स का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गुड का जब प्राइस चेंज होगा तो हमारा सप्लाई कर्व चाहे स्टीपर होगा या फ्लैटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ना कि रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स नहीं, जब रिलेटिव गुड्स के प्राइस चेंज होगा तो गाइस ये शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, और जब खुद के प्राइस चेंज होगा तो ये हमारा स्टीपर होगा या फिर फ्लैटर होगा। तो आपको यहाँ पे स्टीपर और फ्लैटर वाले पे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। फॉर कॉम्प्लीमेंटरिटी गुड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गाइस मैंने आपको बताया था ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, कि वैसे गुड दो जो एक साथ यूज होता है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया और प्लस सीपीयू हो गया। तो अगर गाइस सीपीयू के प्राइस इंक्रीज होगा तो भाई इसका डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। तो आप देख सकते हो कि भाई ये नेगेटिवली रिलेटेड है ना, कि जब इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसका डिमांड घट गया। सिमिलरली अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड घट जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिवली रिलेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द इंफीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू, गाइस इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? हमें पता है ना इंफीरियर गुड का डेफिनेशन। इंफीरियर गुड क्या होता है कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर गुड का कंजम्पशन घट जाता है। तो अब देख सकते हो कि भाई ये नेगेटिवली रिलेटेड है, जब ये इंक्रीज हुआ तो ये घट गया, तो ये नेगेटिवली रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इंफीरियर गुड में गाइस इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके गाइस, अभी हम लोगों ने जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किया ना कि सब्स्टिट्यूट गुड का जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होता है, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कोक एंड पेप्सी वाला। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज 20 यूनिट, अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है 20 और प्राइस आपका 40, प्राइस आपका 40, और गाइस हमें पता है ना कि प्राइस किसके इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, तो गाइस ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, तो जस्ट यहाँ पुट कर देंगे E इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 20, ये 2 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये मोर देन 1। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये फार्मूला गाइस इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखना, E इक्वल टू AR बाई AR माइनस MR, ठीक है। और जस्ट गाइस फार्मूला पे पुट कर दो कि आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 49। गाइस सेम चीज है, जस्ट इसको रीअरेंज करना है। ये वाला फार्मूला को रीअरेंज करोगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ गुड एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। सिंपल गाइस, इसको जस्ट रीअरेंज करो, यू विल गेट दी वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो इसको खुद से कर लेना। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड। गाइस लग्जरी गुड, तो इनकम इलास्टिसिटी, तो लग्जरी गुड क्या होता है कि अगर इसका गाइस प्राइस फॉल होगा ना, हमें पता है ना कि इसकी जो वैल्यू होता है लग्जरी गुड का, जो इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव लग्जरी गुड। गाइस आप खुद सोचो ना कि अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि आप लग्जरी गुड को कंज्यूम करोगे। सिमिलरली अगर आपका इनकम घटेगा तो आप गाइस लग्जरी गुड को कंज्यूम नहीं करोगे। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है ना
कि जब इनकम बढ़ेगा तो हम लग्जरी गुड को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो पॉजिटिवली रिलेटेड है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 आपको यहाँ पे गिवन है कि द डिमांड फॉर ग्रिल्ड चीज सैंडविच हैज बीन एस्टिमेटेड यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको लॉग फंक्शंस गिवन है। ठीक है, तो क्यू आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ ग्रिल्ड चीज सैंडविच। तो क्यू आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ ग्रिल्ड चीज सैंडविच, और पी आपका क्या है, प्राइस ऑफ द ग्रिल्ड चीज सैंडविच, और आई आपका इनकम है, और पी एच जो है ना आपका प्राइस ऑफ हैमबर्गर्स है। ठीक है, तो ये आपको एक लॉग आइडेंटिटी गिवन है, और आपको गाइस यहाँ पे बताना है कि अगर प्राइस $1000 होगा तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। गाइस एक चीज याद रखना, जब भी लॉग फंक्शंस होगा ना, तो ये जो रिलेशन है ना, ये वाला, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये जो कोफिशिएंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो याद रखना कि जब भी लॉग आइडेंटिटी आपको गिवन रहा और जो कोफिशिएंट है ना प्राइसेस का, वही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू क्या बन जाएगा, -0.18। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गाइज मैं जो भी पॉइंट बताता हूँ ना, तो इसको लिखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इसको नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि अगर हम लॉग फंक्शंस की बात करें तो जो कोफिशिएंट है लॉग पी का, वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस सेम इक्वेशन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि एज द प्राइसेस ऑफ ग्रिल्ड चीज सैंडविच डिक्रीज, अगर इसके प्राइसेस डिक्रीज होगा, अगर इसके प्राइस डिक्रीज होगा, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डज नॉट चेंज होगा, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू है ना, वो -0.18 है, मतलब भाई ये लेस देन 1 है, और जब लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि भाई वो इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा। और इनइलास्टिक में क्या होता है कि अगर प्राइस हमारा चेंज भी हो जाए तो भाई डिमांड चेंज नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट चेंज एट ऑल, मतलब चेंज होगा बट थोड़ा सा चेंज होगा सॉरी गाइस, तो ये डज नॉट चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि भाई वो इनइलास्टिक है, और इनइलास्टिक में गाइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके तो करेक्ट आंसर गाइस आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके गाइस सेम आइडेंटिटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि एंजल कर्व फॉर ग्रिल्ड चीज सैंडविच इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है गाइस, एंजल कर्व क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड इनकम, क्वांटिटी एंड इनकम। अगर मैं आइडेंटिटी पे गाइस जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वांटिटी और इनकम पॉजिटिवली रिलेटेड है, +1.21, मतलब ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, सिंपल। ठीक है गाइस, अगर आपको आइडेंटिटी गिवन है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना आ गया, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। तो इंटरप्रिटेशन करना गाइस आपको आनी चाहिए, खास करके लॉग वाले आइडेंटिटी पे। ठीक है, ओके गाइस सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम आइडेंटिटी पे गिवन है कि इंडिकेटेड दैट द ग्रिल्ड चीज सैंडविच एंड हैमबर्गर आर, ठीक है, तो ये दोनों गुड क्या होगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ ग्रिल्ड चीज सैंडविच, और ये आपका है हैमबर्गर्स। ओके, तो गाइज ये भी क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है ना, पॉजिटिवली रिलेटेड है, और हमें गाइज पता है कि अगर कोई भी दो गुड पॉजिटिवली रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि भाई वो सब्स्टिट्यूट गुड है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड में ही तो होता है ना कि अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज होगा तो भाई इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज द केस इन द सब्स्टिट्यूट केस। ओके,
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स बन जाएगा। ठीक है, ग्रिल चीज सैंडविच और हैमबर्गर्स, तो कैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पे आइडेंटिटी में ये जो पीएच है ना, ये प्राइस ऑफ हैमबर्गर है। तो जो क्वांटिटी ऑफ सैंडविच है, ग्रिल चीज सैंडविच है ना, ये पॉजिटिवली रिलेटेड है प्राइस ऑफ हैमबर्गर। तो अगर इसके प्राइस बढ़ता है तो भाई इसका डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो हमें पता है कि भाई अगर पीएच और दूसरा गुड है क्यू इज योर ग्रीन चीज, तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ेगा और इसका डिमांड भी बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि ये गुड क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये दोनों गुड सब्स्टिट्यूट होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अनदर कॉमनली यूज्ड अलजेब्रिक फॉर्म फॉर अ डिमांड फंक्शन इज द सेमी लॉग। ठीक है, तो मतलब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग है और बाकी आपका लीनियर है। ठीक है, तो इस साइड में गाइस आपको लॉग फंक्शंस नहीं है, इसीलिए इसका नाम है सेमी लॉग फंक्शंस। और क्यू गाइस आपका क्वांटिटी डिमांड है, पी आपका प्राइस है और आई आपका इनकम है। तो सिंपल आपको यहाँ पे गिवन है कि लॉग क्यू इक्वल टू ए माइनस बी पी प्लस सी आई। ठीक है, और सी जो है ना गाइस, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड गिवन अ 1 यूनिट इंक्रीजिंग इन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि सी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 1 यूनिट इनकम पे इंक्रीज होता है तो सी रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितने अमाउंट से क्वांटिटी चेंज होगा, कितने अमाउंट से क्वांटिटी चेंज होगा, ये रिप्रेजेंट करता है सी। तो फॉर नॉर्मल गुड के लिए गाइस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, या फिर हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सके। ठीक है, तो गाइस हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल गुड के केस की बात करें तो अगर हमारा इनकम इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई वो हमारा नॉर्मल गुड होगा। तो सेम केस गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है गाइस, आप देख सकते हो कि भाई ये पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम के साथ, और जब पॉजिटिवली रिलेटेड होगा इनकम के साथ तो इसका मतलब है कि भाई हमारा नॉर्मल गुड है, और नॉर्मल गुड के केस में गाइस सी को हमारा पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता गाइस तो ये माइनस बन जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई वो इनकम और डिमांड के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, तो फिर वो इन्फीरियर बन जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। सेम आपको सेमी लॉग फंक्शंस गिवन है। ठीक है, लॉग क्यू इक्वल टू ए माइनस बी पी प्लस सी आई। बट अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि जो माइनस बी है ना, ये माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 1 यूनिट से अगर हमारा प्राइस चेंज होता है तो माइनस बी अमाउंट से हमारा क्वांटिटी डिमांड जो है चेंज होगा, माइनस बी अमाउंट से हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर हम वैलिड रखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या फिर हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो गाइस सेम चीज जैसे इनकम वाला था ना, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि भाई अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो भाई क्वांटिटी डिमांड घटना चाहिए, यही है ना लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशंस होना चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि भाई बी को यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, बी का वैल्यू यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। लेट्स से कि 5, तो ये क्या बन जाएगा -5p। अगर गाइज हम बी का वैल्यू -5 लेते तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5, माइनस माइनस +5, तो फिर ये हमारा केस नहीं बन पाता लॉ ऑफ डिमांड के केस में। इसीलिए गाइज बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि ये लॉ ऑफ डिमांड को वैलिड कर सके। ठीक है, okay guys, move to question number 57. Suppose we believe the income response for hamburger consumption is positive. At low income
level but become negative at a high income level. Is the log linear demand functions a good choice for this particular product? तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर हमारा इनकम चेंज होता है, ठीक है, तो उसका कंजम्पशन भी चेंज होता है पॉजिटिवली रिलेटेड से। मतलब कि अगर हमारा इनकम, मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो भाई इसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि भाई ये हमारा नॉर्मल गुड या पॉजिटिवली रिलेटेड है। बट सर्टेन इनकम लेवल पे, और ये कब वैलिड है, लो इनकम लेवल पे। बट जब हाई इनकम लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही इनकम इंक्रीज होता है तो इसका कंजम्पशन घट जाता है, मतलब वो नेगेटिवली रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है इंफीरियर गुड। तो अगर हम लॉग लॉग आइडेंटिटी फंक्शंस ले तो क्या ये वैलिड है सारे इनकम लेवल पे? बिल्कुल नहीं गाइस, नो। लॉग लीनियर मॉडल हैज अ कांस्टेंट इनकम इलास्टिसिटी। हम लोगों ने देखा था ना ये वाले पार्टिकुलर क्वेश्चंस पे, ये लॉग लॉग में गाइस ये जो वैल्यू है ना कांस्टेंट होता है, -0.18 कांस्टेंट है। तो जब भी अगर हम लॉग लॉग की बात करते हैं तो भाई वो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू। ओके, सो लॉग लीनियर मॉडल हैज अ कांस्टेंट इनकम इलास्टिसिटी दैट कैन नॉट चेंज विद द इनकम लेवल। भाई वो इनकम लेवल पे चेंज नहीं होता है जब भी अगर हम लॉग लॉग फंक्शंस की बात करें तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड फंक्शंस रिप्रेजेंट अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू -0.33 and the income elasticity of demand equals to 0.8 at all point along the curve? तो गाइज मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर आपको लॉग लॉग फंक्शंस गिवन है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो इलास्टिसिटी वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कर्व। तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉग लॉग पे ही वैलिड है, लॉग लॉग पे ही वैलिड है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे -0.33 है और यहाँ पे आपका 0.8 है इनकम के साथ लॉग आई। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे गाइज लॉग लॉग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉग लॉग पे ही वैलिड है। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी लॉग रहा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी लॉग रहा तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राइस इलास्टिसिटी आपको गिवन था -0.33 और इनकम इलास्टिसिटी आपका 0.8, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई 0.8 यहाँ पे है और -0.33 यहाँ पे भी है। बट गाइस ऑप्शन सी में यहाँ पे लॉग गिवन नहीं है। अगर लॉग होता, लॉग आई होता, देन ये सही होता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, 59 सलस्की इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? गाइस सलस्की इक्वेशंस क्या होता है? इज अ समेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, सेलर विल बियर हायर बर्डन ऑफ टैक्स। गाइस मैंने सेम चीज बताया था ना कि सेलर को गाइस सबसे ज्यादा टैक्स को बियर करना पड़ेगा। कब? जब वो हमारा इनइलास्टिक होगा, इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक। ओके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Okay, seller will bear high burden of tax if the demand for the commodity is less than elastic. If the demand for the commodity is inelastic, elasticity of demand for the commodity is high. If the elasticity of supply of the commodity is no. Guys, अगर high होगा elasticity value, अगर high होगा तो भाई वो move कर सकता है ना, तो वही inelastic के केस में ही गाइस पॉसिबल होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन है होमवर्क, इससे खुद को ट्राई करना कि भाई कंज्यूमर सेलर कैन शिफ्ट द टैक्स बर्डन, वो कब शिफ्ट कर सकता है बायर पे, ठीक है। बहुत इजी है। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस नंबर 31 से 60 तक डिस्कस किया और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये जो गाइस लेक्चर था ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड था। तो अब जो नेक्स्ट
टॉपिक पे गाइस हम डिस्कस करेंगे तो वो आपका रहेगा प्रोडक्शन फंक्शंस पे, ठीक है। एंड आई होप गाइस कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और गाइस प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे।